दोस्तों, आज की कहानी हमें यह गहरा एहसास दिलाएगी कि हम जिंदगी की दौड़ में कितना आगे निकल आए हैं, लेकिन फिर भी हम सब अंदर से पूरी तरह अकेले हैं। जिंदगी के असली मायने इंसान को तब समझ में आते हैं जब वो लगभग पूरी जिंदगी जी चुका होता है। और शायद ये महज एक मूवी नहीं, बल्कि आपके अपने अकेलेपन की कहानी हो। और ये कहानी देखना आज के समय में हमारे लिए कितना जरूरी है, ये हम कहानी के आखिर में अच्छी तरह समझ जाएंगे। और आखिर का जरूरी मैसेज जरूर सुनकर जाना। हो सकता है कि इससे आपकी जिंदगी में थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आ जाए। चलिए अब कहानी पर आते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम टोनी है और जो जिंदगी में बिल्कुल अकेला है। सुबह अकेले ही नाश्ता बनाकर दिन की शुरुआत करता है। वो एक पुराने कार यार्ड में सिक्योरिटी का काम करता है और वहीं एक छोटे से कमरे में रहता है, जहां सैलरी ज्यादा तो नहीं मिलती, लेकिन गुजारा चल जाता है। लेकिन जिंदगी में खुशी हमेशा साथ रहे, ये भी तो जरूरी नहीं। ऐसे में एक दिन उस कार यार्ड का मालिक रमीरो उसके पास आता है और बिजनेस में खास मुनाफा ना होने की वजह से ये जिक्र करता है कि अब वो टोनी को सैलरी नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो एक छोटा सा इलाका था जहां कमी चोरियां होती थी। इसलिए उस जगह को गार्ड करने के लिए टोनी को घर भेजकर उसकी जगह सिक्योरिटी पर एक डॉग को वहां बैठा दिया जाता है। ये देख उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि अब ना तो उसे सैलरी मिलेगी और ना ही उसके पास रहने की कोई जगह बचेगी। और ये जिंदगी की एक कड़वी फितरत भी है कि जब आपकी वैल्यू नहीं रहती तो एक डॉगी भी आपका काम छीन सकता है। आंखों में गहरी निराशा लिए वो रमेरो को उसकी चाबियां वापस करता है और अपने पुराने से ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाता है। अब उसे कुछ भी नहीं मालूम कि वो आगे जिंदगी में क्या करेगा। खैर, अब वो हाईवे पर जिंदगी में कुछ बेहतर की तलाश में निकल जाता है और शहर की तरफ जाते हुए रास्ते में हर छोटी दुकान पर रुकता है और काम मांगता है, लेकिन किसी के पास उसके लिए कोई काम नहीं होता। इसके बाद अगले गांव पहुंचकर किस्मत ने थोड़ा साथ दिया और कुछ दिनों बाद हम उसे एक सुनसान से गैस स्टेशन पर देखते हैं, जहां उसे पेट्रोल भरने का काम तो मिल गया, लेकिन वहां कोई आता जाता नहीं था। ऐसे में दिल में फिर से निराशा घर कर जाती है कि इस महीने का गुजारा कैसे होगा। खैर, इसके बाद शाम को हम उसे उसके छोटे से बैग के साथ देखते हैं, जिसे खोला तो उसने सालों पुरानी फोटोज थी और अकेले में बैठकर वो रोते हुए अपने बेटे और अपनी बीवी को याद करने लगता है, जो कि अब उसके साथ नहीं है। और जिंदगी के संघर्ष में कब उसकी काली दाढ़ी सफेद हो गई, उसे खुद पता ही नहीं चला। और देखते ही देखते उसे उस गैस स्टेशन पर काम करते हुए 10 दिन हो जाते हैं, लेकिन स्टेशन मालिक ने उसे एक भी दिन का पैसा नहीं दिया। निराशा से भरा वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी एक डॉगी वहां आता है और उसने उसे भी ये सोचकर भगा दिया कि कहीं ये डॉगी उसका ये वाला काम भी न छीन ले। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि इतने में ही एक गाड़ी वहां फ्यूल भरवाने आती है, लेकिन सफाई के दौरान वो आदमी टोनी को अजीब तरह से देखने लगता है। वो आदमी, जिसका नाम लुइस है, टोनी से पूछता है कि क्या तुम 30 साल पहले शहर की कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया करते थे, जिस पर टोनी हाँ बोलता है। असल में लुइस एक कंस्ट्रक्शन साइट पर इंजीनियर था और अब प्राइवेट काम के सिलसिले में रोड कंस्ट्रक्शन का काम करता है। लुइस हैरानी से पूछता है कि तुम तो इतने मेहनती वर्कर थे, फिर तुम काम क्यों छोड़कर चले गए? जिस पर टोनी बोलता है कि उसके कुछ पर्सनल रीजंस थे। यह सुन लुइस बोलता है कि वो जंक्शन के पास रहता है और टोनी को अपने ऑफिस बुलाता है। खैर, कुछ दिन बाद वो भी उससे मिलने जाता है। वहां लुइस उससे पूछता है कि तुम कंस्ट्रक्शन का काम छोड़कर ये छोटे मोटे काम क्यों करते हो? तब हमें पता चलता है कि 30 साल पहले जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर टोनी काम करता था, वहां एक भयानक लैंडस्लाइड हुआ था और वो अपने 5 क्रू मेंबर्स की जान नहीं बचा पाया। और इस बात का दुख उसे आज भी अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। इसलिए वो वापस वहां काम नहीं कर पाया और जिस कार यार्ड पर पिछले 11 साल से काम कर रहा था, वहां से उसे एक कुत्ते ने रिप्लेस कर दिया। और शायद अब जिंदगी में आगे भी कुछ अच्छा नहीं होगा। लुइस उसकी बातों को खामोशी से सुनता है और बताता है कि वो अक्सर मेन हाईवे की रोड को रिपेयर करवाता है, जिसके लिए उसे फौरन काम के लिए कुछ लोग चाहिए और इसमें पैसे भी अच्छे मिलेंगे। और ये काम कुछ हफ्तों का होगा। अब जिंदगी में पहली बार सामने से कोई ऑफर आया था, इसलिए वो भी इस काम के लिए मान जाता है। अब ये काम उसकी जिंदगी को किस ओर ले जाने वाला था, ये वो खुद नहीं जानता। उस रात वो सालों में पहली बार सुकून के साथ सोया और अगली सुबह होते ही वापस काम की ओर निकल गया। और यहां उसकी मुलाकात उसी की तरह बाकी के लोगों से हुई और सबकी अपनी अपनी अलग कहानी थी, जो हम आगे जानेंगे। यहां हम गैब्रियल, मारियो, अतायदे और पाउलो से मिलते हैं। सभी अलग अलग जगहों से काम की तलाश में आए हुए थे। लुइस उन्हें उनका काम समझा देता है और बताता है कि उन्हें यहां से 200 किलोमीटर तक रोड पर येलो लाइन बनानी है और ठीक 200 किलोमीटर बाद जो आखिरी गांव होगा, वहां उनका काम खत्म हो जाएगा और ये काम लगभग 2 हफ्तों का होगा। और उन्हें रोड मैप देते हुए आज से ही काम शुरू करने की हिदायत देता है। अब वहां जाते हुए सभी एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि सब अजनबी थे। खैर, पहले गांव से काम शुरू करना था, इसलिए ट्रक से सामान उतार कर वो तैयारी कर लेते हैं। इसके बाद टोनी उन्हें काम समझाते हुए मशीन में येलो पेंट भरता है और बताता है कि 5 कदम चलो और लीवर दबाते हुए पेंट करो। ये सुनकर सब निराश हो जाते हैं कि साला 200 मील तक पैदल चलते हुए थकान के मारे उनके शरीर का तो ढोल बज जाएगा। लेकिन टोनी ने उन्हें हौसला दिया और काम शुरू कर दिया गया। इसी दौरान वो बताता है कि सालों पहले हम ब्रश से ये काम किया करते थे, तब का जमाना कुछ और ही था। यहाँ टोनी ने पावलो से एक बात जाहिर की जो आपको भी ध्यान से सुननी चाहिए।
उसने बोला कि जब कई साल पहले हम ये रोड पेंट का काम करते थे तो एक पहेली पूछा करते थे कि जब एक नया आदमी ऐसा काम करता है तो पहले दिन वो 4 किलोमीटर पेंट करता है, उससे अगले दिन 3 किलोमीटर और हफ्ते के आखिरी दिन बस 1 किलोमीटर। लेबर के दिमाग में ऐसा क्या चलता है जो वो हर दिन के साथ कम काम करता है? टोनी पावलो से बोला कि तुम इस सवाल का जवाब कहानी के आखिर तक समझ जाओगे। शुरुआत में वो सबको डांटता हुआ दिखाई देता है और वो सब नहीं जानते थे कि ये काम उनकी पूरी जिंदगी को किस दिशा में ले जाएगा। खैर, अब शाम हुई और काम बंद किया गया। तब टोनी उनको बताता है कि मुझे लुइस ने 1 हफ्ते के पैसे दिए हैं ताकि हम किसी मोटेल में स्टे कर सकें, तो या तो हम होटल में रुक सकते हैं या तो आपस में ही पैसे बांटकर यही रोड किनारे सो सकते हैं। अब उन सभी लोगों के लिए पैसा जरूरी था, इसलिए सब पैसे बांटने की बात पर वोट करते हैं। इसके बाद खाने के दौरान हमें पता चलता है कि अतायदे पहले एक सर्कस में काम कर चुका था जहां वो जानवरों की सफाई करता था और गैब्रियल एक ट्रक ड्राइवर था। इसका मतलब वो सभी जिंदगी से हारे हुए लोग थे जो बस कुछ पैसे कमाने की उम्मीद में यहां पहुंचे थे। खैर, सुबह होते ही टोनी शोर मचाता हुआ दिखाई देता है कि वो मारियो ट्रक लेकर भाग गया और वो साला तो शक्ल से ही चोर दिखाई देता था। असल में टोनी के ट्रक में पूरे 2 हफ्ते के सामान के खर्चे का पैसा रखा हुआ था और मारियो सबको सोता देख ट्रक लेके भाग गया था, लेकिन वो दिल का इतना अच्छा था कि पेंट मशीन को वहीं छोड़ गया। खैर, अब फिर से काम शुरू किया जाता है और कुछ देर बाद एक गाड़ी तेजी से आते हुए उन्हें उड़ाने ही वाली होती है, जिस पर टोनी बोला कि लोगों में सिविक सेंस ही नहीं है, हम रोड को अच्छा बना रहे हैं और लोग हमें ही मारने में लगे हुए हैं। इसलिए अब से वो बोलता है कि अब से 2 आदमी आगे और पीछे से आने वाली गाड़ियों पर नजर रखेंगे। और जैसे ही कुछ आगे चले तो वही सेम गाड़ी खराब पड़ चुकी थी। वो सब उसकी मदद तो नहीं करते, लेकिन पावलो दिल में इंसानियत लेकर उसे पानी दे देता है और उसे अपने रास्ते भेज देता है। खैर, अब पूरा दिन काम करने के बाद वो सभी रात को सड़क किनारे सोने के दौरान पावलो का भी इंतजार करते हैं, क्योंकि सारे पैसे तो टोनी के ट्रक में ही थे और अगर खाना और मशीन का पेंट नहीं खरीदा तो उन्हें ये काम बंद करना पड़ेगा और सबको उनकी मजदूरी के पैसे भी नहीं मिलेंगे। ऐसे में अतायदे बताता है कि मैंने सर्कस में 10 साल तक काम किया, लेकिन कभी लोगों की फितरत नहीं समझ पाया कि लोग इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। उसे अभी भी वो रात याद है जब उनके सर्कस का मालिक एक दिन आया और उसके एक दोस्त को 5 साल तक डेडिकेशन से काम करने के बाद भी बिना किसी ठोस वजह के निकाल दिया। उसका दोस्त मैनेजर के आगे बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन मालिक नहीं माना और अगली सुबह उसका दोस्त चुपचाप किसी से कुछ बात किए बिना ही सर्कस छोड़कर चला गया। लेकिन आज उसके जाने के बाद वो सर्कस का शेयर भी ले जा चुका था। ये बात सुनकर उस वक्त सर्कस के सभी वर्कर हंसने लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो सर्कस बंद हो गया क्योंकि जनता सिर्फ उसी शेर को देखने सर्कस में आती थी। और तब सर्कस के सभी लोग उस आदमी को कोसने लगे और बोले कि उसने शेर चुराने से पहले यह तक नहीं सोचा कि बाकी लोगों का काम भी चला जाएगा। खैर, इसके बाद सभी अगले दिन काम के दौरान एक रोड साइड शॉप से पानी लेने के लिए रुकते हैं, जहां पावलो की नजर एक डॉग पर जाती है। दुकान मालिक बताता है कि 1 हफ्ते पहले एक फैमिली यहां कुछ सामान लेने के लिए रुकी और उस डॉगी को वहीं छोड़कर चली गई। ये सुन पावलो को बहुत दुख होता है और वो उस डॉगी को अपने साथ रखने लगता है, लेकिन टोनी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं। वो उसे वहां से भगाना चाहता है। अब वो कुत्तों से इतनी नफरत क्यों करता था ये हमें पहले से ही पता है, लेकिन पावलो की जिद पर आखिरकार वो डॉगी को साथ रखने के लिए मान जाता है। अब काम के दौरान सामने से आता तूफान देख वो सब एक बंद पड़े शेड में आसरा लेते हैं, जहां हम पहली बार उस पावलो को दुखी देखते हैं। वो बताता है कि बचपन से उसने अपने माँ बाप को लड़ते देखा और लड़ाई से परेशान होकर उसका बड़ा भाई घर छोड़कर अमेरिका चला गया। लेकिन पावलो के घर के हालात अच्छे नहीं हैं और वो ये काम करने के बाद जो पैसे मिलेंगे उनसे अमेरिका जाकर अपने भाई के साथ रहना चाहता है। लेकिन वो मारियो ट्रक लेकर भाग गया और अब शायद उसे भी कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा। ये सुनकर पहली बार गैब्रियल ने भी अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि मैं पहले ट्रक चलाता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी नजर कमजोर होने लगी, इसलिए डॉक्टर ने आंखों की सर्जरी करवाने को बोला और अब वो भी ऑपरेशन के पैसे इकट्ठे करने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि वो मरने से पहले एक बार अपने पुराने दिनों की तरह ट्रक चलाना चाहता है। लेकिन अब उसे भी कोई और काम ढूंढना होगा। अब अगली सुबह उन सब में लड़ाई हो जाती है जब टोनी देखता है कि वो उस डॉगी से मशीन चलवा रहे थे। मतलब उसका सोचना बिल्कुल सही था कि ये डॉगी जरूर उसका ये वाला काम भी छीन लेगा। उसने सभी को जोर से डांटा कि ये काम कोई मजाक न हो, अगर एक भी लाइन गलत बनी तो कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। जिस पर पावलो ने बोला कि हम 10 दिन से ये काम कर रहे हैं और इन 10 दिनों में मुश्किल से यहाँ 8 से 9 गाड़ियां ही आई है, तो टोनी फालतू में हर बात पर इतना रिएक्ट करे। लेकिन टोनी के गुस्सा होने की असल वजह हमें आगे समझ में आएगी। खैर, इसके बाद दोपहर में इतनी गर्मी बढ़ती है कि अब तो उनके पास पानी खरीदने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने रुकना ही बेहतर समझा। वहां टोनी ने उन्हें छोटे छोटे पत्थर मुंह में डालने को बोला ताकि उन्हें कम प्यास लगे, और पानी के सपने देखते हुए वो उस भीषण गर्मी में सो जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही उनका डॉगी जोर जोर से भौंकने लगता है और हम टोनी को गालियां देते हुए दौड़ते देखते हैं, क्योंकि वो मारियो ट्रक लेकर वापस आ चुका था और बाकी के सब लोग भी उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन मारियो खामोशी से खड़ा उनकी सब बातें सुनता रहता है। टोनी सबसे पहले अपना पर्स चेक करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो पैसे जाने की वजह से दुखी नहीं था, बल्कि उसकी बीवी और बेटे की आखिरी फोटो
और उनकी आखिरी निशानी के खो जाने की वजह से बुरी तरह टूटा हुआ था। मारियो उनसे माफी मांगते हुए बोला कि वो ट्रक लेकर भागना चाहता था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे बुरा लगा और उसने अपना मन बदल दिया और उनके लिए खाना और पानी भी लाया है। टोनी पहले तो उसे जाने को बोलता है, लेकिन फिर उसे भी एहसास होता है कि ये भी उसी की तरह एक अकेला इंसान है, इसलिए वो उसे एक आखिरी मौका देते हुए माफ कर देता है। अब भरपेट खाना खाते हुए मारियो ने बताया कि ठीक 1 साल पहले वो चोरी करने के लिए जेल गया था, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन जेल के दौरान ही उसकी मां की मौत हो गई और उसने खुद से वादा किया था कि वो कभी चोरी नहीं करेगा। और जब वो टोनी का ट्रक चुराकर जा रहा था तो उस रात उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने उस बूढ़ी महिला को लिफ्ट देना चाहा तो देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मां ही थी जो उसे देखकर रो रही थी, और इसीलिए वो वापस आ गया। ये मां का भूत देखने वाली बात सुनकर अतायदे ने सोचा कि जरूर इसने कोई हाई क्वालिटी का सामान फूंका होगा जो उसे भूत दिख रहे होंगे, लेकिन गैब्रियल उसे तुरंत टोक देता है। अब पैसे आ गए थे तो खाने का सामान लेने वो सभी अगले शहर जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनका ट्रक दम तोड़ देता है और उसे मैकेनिक के पास भेजना पड़ता है, और ट्रक का सामान शहर से मंगवाना होगा, इसलिए उन्हें वहां एक रात रुकना पड़ेगा। खैर, अब दिल बहलाने के लिए वो सभी उस जगह के एक छोटे से कार्निवल में जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि जरूरी नहीं कि खुशी पाने के लिए महंगे कॉन्सर्ट्स में जाओ और महंगा सामान खरीदो, क्योंकि दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी चीजों में भी अपनी खुशियां ढूंढ लेते हैं। और यह सीन हमें दिखाता है कि समय के साथ इंसान ने अपनी खुशी के नजरिए को कैसे बदल लिया है। उन्होंने वहां खूब एंजॉय किया और हमने देखा कि जो 4 अजनबी कहानी के शुरू में एक दूसरे से बिल्कुल सहमत नहीं होते थे, वो पहली बार एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करने लगे, मानो जैसे वो सभी कितने पुराने दोस्त हों। पाउलो बोलता है कि हमें सबकी कहानी पता है, लेकिन टोनी ने कभी अपने बारे में नहीं बताया, जिस पर टोनी जाहिर करता है कि मेरा भी एक खुशहाल परिवार था। 70 के दशक में उसकी शादी हुई थी और किस्मत को कुछ और ही मंजूर था जब उसकी बीवी कुछ सालों पहले ही बीमारी से गुजर गई। पावलो ने बोला कि उसने टोनी के बैग में उसके बेटे की फोटो भी देखी है, उसके बारे में भी बताओ, जिस पर टोनी का चेहरा उतर जाता है और वो उदासी से वहां से चला जाता है। खैर, अब अगले दिन के काम के दौरान वहां काम के बीच में ही जोरदार बारिश होने लगती है और गीली सड़कों पर काम करना बहुत मुश्किल था, और आज तो वो सड़क के किनारे भी नहीं सो पाएंगे, इसलिए टोनी काम बंद करवाकर उन्हें अगले गांव रहने के लिए ले जाता है, जहां उन्हें एक पुराना सा घर नजर आता है। वहां एक बूढ़ी महिला रहती है जो बंदूक लेकर सख्ती से पूछती है कि तुम कौन हो। टोनी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो हाईवे पर रोड पेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन बारिश के कारण उन्हें रहने के लिए एक कमरा किराए पर चाहिए होगा। वो महिला उन्हें रहने के लिए कमरा दे देती है, जिसकी एक जवान बेटी भी थी, और पहली बार उसकी नजर पावलो से मिलती है और वो मुस्कुराती है क्योंकि पावलो स्टाइल मारने के लिए सिगरेट निकालता है जो कि गीली होने की वजह से टूट चुकी थी। खैर, अब वो बूढ़ी महिला उन्हें खाना भी ऑफर करती है जो बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट था। वो महिला बोली कि मेरे पति भी यही बोलते थे और उनकी हमेशा से ये दिली इच्छा थी कि वो हमेशा मेरे हाथ के खाने की खुशबू के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए उसके पति की मौत के बाद उसने उसे किचन के पीछे ही दफना दिया ताकि उसके पति को किचन से खाने की खुशबू आती रहे। इतना सुनते ही उन सबके चेहरे उतर जाते हैं और भूख मिट जाती है। वो महिला बताती है कि वो ऐसे किसी अजनबी को घर में घुसने तक नहीं देती, लेकिन उसके पति की हमेशा से ख्वाहिश थी कि उनके गांव की सड़क बन जाए, और चूंकि तुम सब रोड का काम करते हो, बस इसी वजह से वो उनकी मेहमान नवाजी कर रही है। जिस पर पावलो बोला कि हम रोड नहीं बनाते, हम बस उन्हें पेंट करते हैं। तब टोनी ने उसे तुरंत टोकते हुए बोला कि हम सिर्फ पेंट नहीं करते, हम उन पर येलो लाइन बनाते हैं जो कि रोड में दिशा दिखाने का काम करती है, एक ऐसी दिशा जो तुम्हारी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं है। टोनी का अपने साथ ऐसा चिड़चिड़ा बिहेवियर देख पावलो वहां से चला जाता है, लेकिन टोनी को भी खुद पर बहुत बुरा लगता है और वो उसके पास जाकर बोला कि उस रात तुमने मेरे बेटे के बारे में पूछा था जिस पर मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब सुनो, उसके बेटे का नाम एमिलियानो था जो पावलो की ही उम्र का था, और टोनी जब कंस्ट्रक्शन का काम करता था तो वो बहुत शराब पीता था और अपनी बीवी से झगड़ा करता था, जिस कारण उसका बेटा घर छोड़कर अमेरिका चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। और आज पूरे 26 साल हो गए हैं और वो आज भी अपने बेटे का इंतजार कर रहा है। और उस दिन जब पावलो ने अपनी कहानी सुनाई कि वो भी अपने माता पिता के झगड़े की वजह से घर से भागकर अमेरिका जाना चाहता है, तो टोनी को ऐसा फील हुआ कि जैसे वो अपने ही बेटे की कहानी सुन रहा था, और जो गुस्सा वो अपने बेटे पर करना चाहता था वो गुस्सा अब पावलो पर उतारने लगा। उसने पावलो से दिल से माफी मांगी और खामोशी से उसके पास खड़ा रहा। कहानी आगे बढ़ी और अगले दिन वापस जाने के दौरान पावलो उस लड़की से फिर मिलता है। दोनों में प्यार भरी बातें होती है और वो लड़की प्रॉमिस करता है कि कुछ दिनों बाद जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो उससे मिलने जरूर आएगा। खैर, अब वो सभी अपने बोरिंग काम पर वापस लौट जाते हैं और जल्द ही उनका काम भी खत्म होने वाला है, इसलिए वो सभी आपस में अब ज्यादा वक्त बिताने लगे क्योंकि इसके बाद वो सभी शायद एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। टोनी उन्हें बताता है कि हाईवे खत्म हो चुका है और अब पहाड़ी रास्ता आ चुका है, मतलब जल्द ही आखिरी पहाड़ी गांव भी आ जाएगा। अब इसी दौरान जब वो मशीन में पेंट भरने के लिए रुकते हैं तो एक गाड़ी वाला आकर उनसे रास्ता पूछने लगता है और उनमें बहस हो जाती है। इसी वजह से जो गैब्रियल आगे नजर रख रहा था वो भी उनकी तरफ देखने लगता है
और तभी पहाड़ी से नीचे उतरती एक तेज रफ्तार बस गलती से पाउलो को जोरदार टक्कर मार देती है। ये देख वो सभी बुरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। बेहद दुखी होते हुए वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां हम पहली बार टोनी को फूट फूट कर रोते हुए देखते हैं। हॉस्पिटल में पाउलो ने टोनी के कान में ऐसा कुछ बोला जिसे वो हमेशा याद रखेगा। उसने बोला कि मैं चाहता हूं कि मेरे पिता मुझे ढूंढने के लिए आएं, और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। शायद वो टोनी से यह कहकर गया था कि अगर तुम्हें मुझ में अपना बेटा दिखाई देता है तो जाओ और उसे ढूंढो। उसकी ग्रेव वहीं बनाई जाती है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो हमेशा गैब्रियल से सिगरेट मांगता था, इसलिए गैब्रियल उसकी ग्रेव पर एक सिगरेट का पैकेट रख देता है, और पावलो हमेशा हेडफोन्स पर अपने भाई का दिया हुआ एक ही गाना सुनता था, इसलिए मारियो उसकी ग्रेव पर उसी का हेडफोन भी लगा देता है। टोनी भी आंखों में आंसू लिए उसकी ग्रेव पर फूल रखता है, और फिर वो सभी अपने अधूरे काम पर चुपचाप लौट जाते हैं। और देखते ही देखते कुछ घंटे बाद वो आखिरी गांव भी आ जाता है, जिस पर गैब्रियल टोनी से बोलता है कि आखिर की लाइन तुम बनाओगे, क्योंकि शुरू से तुम ही हमें लीड कर रहे हो। वो आखिरी लाइन बनाता है और मशीन बंद करके रोते हुए अपने सभी साथियों को देखता है। शायद वो जानता था कि इसके बाद वो सभी आपस में कभी नहीं मिलने वाले, और उनके साथ बिताए हुए यादगार मोमेंट्स उसकी आंखों के सामने घूम जाते हैं। सब एक दूसरे के गले मिलते हुए आखिरी विदा लेते हैं, और यहाँ आज भी वो लड़की पावलो का इंतजार कर रही है, लेकिन अब शायद पावलो उससे कभी नहीं मिलने आएगा। इसके बाद गैब्रियल आंखों की सर्जरी करवाने किसी और शहर चला जाता है। अतायदे और मारियो भी काम की तलाश में किसी दूसरे शहर का रुख करते हैं, और काम खत्म होने के बाद लुइस टोनी से पूछता है कि अब तुम इसके बाद क्या करोगे, जिस पर टोनी बोलता है कि वो शायद अब अपने बेटे को ढूंढने जाएगा। और इसके बाद हम उसे पावलो के डॉगी के साथ देखते हैं, जो रोड की येलो लाइंस पर चलते हुए अपने नए सफर का आगाज करता है और किसी एक दिशा की तरफ निकल जाता है। और कहानी के आखिर में हम फिर से टोनी की उसी पहेली पर आते हैं जो उसने पावलो से पूछी थी कि अगर एक मजदूर हफ्ते के शुरुआती दिनों में ज्यादा काम करता है तो हफ्ते के आखिर में कम काम क्यों करने लगता है। असल में उसने यह सवाल पावलो से नहीं बल्कि हम सबसे पूछा था, क्योंकि वो हमें लाइफ का एक बहुत जरूरी लेसन समझाना चाहता था। असल में 5वें दिन तक वो मजदूर कम काम इसलिए करता है क्योंकि सड़क कभी नहीं बदला तो वो खुद। शरीर में थकान भर गई, उम्मीदें कम हो गईं, और मन में सवाल उठने लगे कि क्या वो ये सब पूरा कर पाएगा। जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो शुरुआत में हम पूरे जोश में होते हैं, तेज चलते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद थकान और डिमोटिवेशन घेर लेते हैं और रास्ता बहुत लंबा लगने लगता है। टोनी हमें यह समझाना चाहता है कि महानता इस बात में नहीं है कि आप पहले दिन कितना तेज दौड़ते हैं। महानता इस बात में है कि आप 5वें दिन भी चल रहे हैं या नहीं। और यह मैं नहीं, बल्कि मैं आप सबसे कह रहा हूं कि यह पहली कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं सिखाती, बल्कि यह सिखाती है कि लगातार चलते रहना ही असली ताकत है। शुरुआत करना आसान है, लेकिन जिंदगी में आखिर तक टिके रहना ही इंसान को खास बनाता है। और जाते जाते ये कहानी हमें बताती है कि जिंदगी बिल्कुल एक सीधी सड़क की तरह है। इस पर चलते हुए कुछ लोग आपसे मिलेंगे और दोस्त भी बनेंगे। जिंदगी के रास्ते में कुछ लोग आपके साथ बुरा भी करेंगे, लेकिन तुम्हें उनके साथ कभी बुरा नहीं करना, हमेशा अच्छाई दिखाना। और ये जरूरी नहीं कि सारे दोस्त जिंदगी की सड़क पर आपके साथ आखिर तक चलेंगे। कुछ वक्त से पहले ही चले जाएंगे तो कुछ समय आने पर अपने अलग रास्ते चुन लेंगे। इसलिए किसी के जाने से टूटना नहीं, बल्कि उन पलों को याद रखना जो तुमने साथ गुजारे। जिंदगी का असली सफर किसी एक इंसान के साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ होता है। जो लोग मिलते हैं वो सिर्फ हमें कुछ सिखाने आते हैं, कभी प्यार, कभी सब्र, और कभी खुद की पहचान। इसलिए हर मोड़ पर शुक्रगुजार रहना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि जिंदगी रुकने का नहीं, सीखने और चलते रहने का नाम है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है, और कहानी में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।